नमस्कार साथियों, मैं रूपा सिंह चंद्रा आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। साथियों, पता नहीं मेरी किस्मत खराब है कि है क्या, इस बड़ विचार टॉपिक को लेकर खिंचता ही जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा पिछले ट्यूसडे को ही शायद वर्ण विचार मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो सडनली पावर कट हो जाने की वजह से उस दिन भी क्लासेस आपके आधे पे ही रुक गई थी। फिर कल मैंने स्टार्ट किया तो पता ही क्या हो गया था कि वीडियो ऑटोमेटिक रुक गया और लाइट मेरे यहाँ इधर साइड ना आधे घंटे से नहीं आ रही थी, 3-4 घंटे से नहीं आ रही थी। ठीक है, तो बीप की आवाज़ भी आप सुने होंगे, इन्वर्टर बीप कर रहा था। तो आज फिर से वही टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, पता नहीं स्वर कब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फिर से आप लोग इस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जब हम मिलेंगे, अब तो अभी कल क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि राखी पड़ रही है, तो मंडे और ट्यूसडे को उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वेट मत करना बच्चा, मंडे ट्यूसडे के बाद ही जब करेंगे तो अपडेट कर दिया जाएगा। फिर मैं अच्छे से स्वर जो आपके ग्रामर आपको समझ में आएगा वहाँ से अच्छे से पढ़ाना शुरू कर दूंगी। तो आज चाहे जो भी हो जाए, आज वर्ण विचार को खत्म करके ही हम घर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रहे हैं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। कल हमने व्याकरण पे बात कर लिया था, ठीक है, कि व्याकरण किसे कहते हैं। आपको बताया भी था कि व्याकरण को आपके यहाँ शब्द शास्त्र भी बोलते हैं, पद शास्त्र भी बोलते हैं। व्याकरण के द्वारा किसी भी भाषा की आत्मा ही होती है। व्याकरण क्या होती है? किसी भी भाषा की आत्मा, किसी भी भाषा की क्या होती है? आत्मा ही होती है व्याकरण, किसी भी भाषा की, है ना। किसी भाषा की आत्मा क्या होती है बाबू? आत्मा ही आपका क्या होता है? व्याकरण होता है। समझ में आ गया? तो किसी भाषा की आत्मा ही व्याकरण होती है। इसी से भाषा की शुद्धता, परिशुद्धता, परिमार्जित ना, व्याकरण पे जितनी ही अच्छी पकड़ रहती है आप भाषा उतने ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हो। समझ में आ गया बात? तो ये है व्याकरण, इसको कल मैंने समझा दिया था। आगे देख लेते हैं, क्योंकि इस वर्ण विचार को लेके पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, खिंचता ही जा रहा है, तो अभी ज़्यादा मैं नहीं खींचना चाहती हूँ। आगे चलिए देख लेते हैं। तो अगला आता है भाषा और व्याकरण में संबंध। क्या है? भाषा और व्याकरण में संबंध। तो अभी आपको लग रहा है मैम क्या ये भाषा और व्याकरण के बारे में समझा रही। बाबू हमेशा चीज़ों को जानते रहा करिए। जब भी आपके आउट ऑफ सिलेबस जाते हैं, ज़मीनी स्तर की चीज़ें पूछते हैं, तो वहीं आप नंबर गंवाते हो। और जब भी उस नंबर को गंवाते हो, 1-2 नंबर अगर इधर से आ गया खींच ले जाते हो, तो आप सोच लीजिए मेरिट लिस्ट में आपकी क्या पोजीशन होगी, है ना। इसके बाद स्वर पढ़ाएंगे अगले जब भी हमारा स्टार्ट होगा। तो भाषा और व्याकरण का संबंध, कोई भी मनुष्य शुद्ध भाषा का पूर्ण ज्ञान व्याकरण के बिना प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भाषा की आत्मा ही क्या होती है बच्चा? आपका व्याकरण होता है। ठीक है, इतना आपको पता है। आगे देखिए, अतः भाषा और व्याकरण में घनिष्ठ संबंध होता है। वह भाषा के उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य गठन, अर्थों के प्रयोग के रूप में निश्चित करता है, क्योंकि व्याकरण ही होता है किसी भाषा को गढ़ता है। क्या करता है? गढ़ता है। भाषा की नींव ही यही होती है ना। तो आप देखिए बच्चा, जब आप बोलना तो सीख जाते हो ना, अर्जित भाषा के द्वारा आप बोलना तो सीख जाते हो, लेकिन पढ़ना हो, कब कौन सा शब्द यूज करना है, कम से कम शब्दों में कितना ज़्यादा बोल ले जाए, गागर में सागर भर दें, ये सारी चीज़ें आपको कौन सिखाता है? व्याकरण सिखाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं व्याकरण के अंग। अच्छा, कहीं कहीं पर व्याकरण के अंग मैंने कहीं लोग बहुत सारे बुक में भी देखा है, बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने देखा है, बहुत सारे यूट्यूब पे भी पढ़ाए थे, बहुत सारे टीचर, मैं देखो किसी की बुराई नहीं बतला रही हूँ, पर वहाँ पर इसके अंग क्या दे देते हैं? 3 देते हैं। क्या देते हैं? 3 देते हैं। पर आप लोग बच्चा हमेशा वही पढ़ा करिए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ा करिए ना। चीज़ें विवाद में वाली नहीं पढ़ना चाहिए। पता चलता है विवाद में पढ़ लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि देखिए अरिहंत की बुक में, लूसेंट की बुक में। देखो मैं बुक की बात नहीं कर रही हूँ, आप कह दीजिए जाके आज अरिहंत को चेक करना शुरू कर दीजिए। ये जो आपके पॉपुलर बुक है उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेके दिखाते हो ना कोर्ट में कि देखिए यहाँ पर, तो जज उसको नहीं मानता है। पर एनसीईआरटी में अगर वो चीज़ें हैं तो वही चीज़ें मानी जाती है। तो पढ़िए, पर अच्छे से एनसीईआरटी के बेस के पर पढ़िए, उसी को आधार बनाकर पढ़ा करिए। ठीक है, तो आगे क्या है? व्याकरण के 4 अंग होते हैं, ये याद रखिएगा। वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार जो भी आप कहाँ शुरू कर रहे थे, वर्ण विचार में आपको सिखाया जाता है आपके स्वर, व्यंजन ना, इसको आपके यहाँ वर्ण विचार के अंदर पढ़ाया जाता है। फिर आपका आता है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत सिखाया जाता है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसी हुई थी ना, जैसे शब्दों की उत्पत्ति 4 प्रकार की हुई थी, देशज, विदेशज ना, तत्सम, तद्भव
ठीक, आपके यहाँ रूढ़ता के आधार पर, बनावट के आधार पर, ठीक है, इन सारे के आधार पर देखा जाता है। तो इसी के अंतर्गत आप पढ़ोगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, शब्द के भेद पढ़ोगे, शब्द के विकारक तत्व तो इसी के अंतर्गत पढ़ोगे, ठीक है, ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। फिर आता है पद विचार। क्या है? पद विचार आता है। तो पद विचार कल ही मैंने आपको बताया था कि शब्द और पद में ये फर्क होता है कि जब स्वतंत्र रूप से शब्द यूज किया जाता है तो उसे शब्द कहते हैं, और जब वही शब्द एक वाक्य में बंध के आता है तो शब्द ना कहला के पद कहलाता है। जैसे कर्ता पद, क्रियापद, ना कर्म पद, सुने नहीं, संप्रदान पद। तो ये आपका इसके अंतर्गत पढ़ोगे। फिर आप पढ़ोगे बाबू वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार में आपको सिखाया जाता है कि वाक्य कैसे बनते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ना वाक्य के प्रयोग कैसे होते हैं, कर्तृवाच्य, ना कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं, इन्हीं को जानते रहेगा। 3 अंग अक्सर सब आपको बताते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पद विचार आपको कोई बताता ही नहीं। पद विचार मतलब सब सोच लेते हैं कि पद मतलब वाक्य, पद मतलब वाक्य, लेकिन पद और वाक्य में जमीन आसमान का फर्क है, इतना आप जानते रहिएगा। समझ में आ गई बात? आगे चलिए देख लेते हैं। आगे है हमारा अगला है बोली। क्या है? बोली। तो उस दिन भी आपको बता के गई थी मैं, बोली किसे कहते हैं? किसी भाषा का क्षेत्रीय रूप ही क्या कहलाता है? बोली। अब ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि बोली क्षेत्रीय रूप, भाषा की क्षेत्रीय रूप क्या कहलाएगी? बोली, परिनिष्ठ भाषा तो कौन सी भाषा? ठीक है, तो इतनी जानते रहिएगा कि बोली क्या होती है, भाषा का क्षेत्रीय रूप ही क्या कहलाता है? बोली कहलाता है, अर्थात देश के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली भाषा की बोली कहलाती है। हिंदी में कितनी बोलियां होती हैं? आपको उस दिन बताया था ना। तो हिंदी में आपके यहाँ बाबू 18 बोलियां होती हैं। कितनी बोली होती हैं? 18 बोली होती हैं, जिसमें नेपाली बोली को हटाने की बात की जा रही है, पर अभी हटाई नहीं गई है। इसी को हटाने की बात की जा रही है कि हिंदी से इसको हटा दिया जाए। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। अक्सर सब कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी पूछते हैं कि हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं, तो वहाँ ऑप्शन में 22 जरूर दे देता है। क्या दे देता है? 22। और हम लोग जल्दी के चक्कर में या खुशी के चक्कर में भूल जाते हैं कि हिंदी भाषा की बोली पूछ रही, ना कि ये पूछ रहा है कि संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो वहाँ पर हम जवाब क्या दे देते हैं? संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो हम क्या दे देते हैं? 22। 18 गौर ही नहीं करते हैं। तो ये भी आप देख लिया करिए, जब भी आपका क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी लगता है उस क्वेश्चन को जरूर आप देख लिया करिए। ठीक है, तो ये क्या है? लिखित रूप से किसी क्षेत्रीय बोली का लिखित रूप में स्थिर साहित्य वही भाषा कहलाती है। ठीक है, तो आप इतना जानते रहे कि हिंदी भाषा में सबसे पॉपुलर बोली कौन सी है? ब्रज। कौन सी है? ब्रज। सबसे ज्यादा साहित्य उसी में लिखा गया है, क्योंकि सबसे मीठी बोली उसी को कही गई है। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। अगला है हमारे यहाँ लिपि। क्या है? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि का मतलब जानते रहिएगा बाबू। लिपि मतलब आपका होता है चिन्ह। क्या है? चिन्ह। तो मानक भाषा में किसी भी भाषा को एक चिन्ह प्रदान करने के लिए, जैसे अब का को अगर यहाँ पर चिन्ह ना प्रदान किया गया होता तो किसी के दिमाग में का को लेकर ये चिन्ह आता, किसी के दिमाग में का को लेकर ये चिन्ह आता, किसी के दिमाग में का को लेकर कुछ और चिन्ह आता ना, कोई भी चीज़ आ जाता। तो ऐसी कंडीशन में अब हम पता चला हिंदी बहुत पढ़ के आए, लेकिन आप ये वाला का यूज कर दिए ना, हम ये वाला पढ़ के आए, आप ये वाला का यूज कर दिए। तो हर भाषा को सरल बनाने के लिए एक ही लिपि चिन्ह का यूज किया जाता है। तो देख लीजिए, किसी भाषा के लिखने के विधि को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की लिपि किसकी होती है? देवनागरी। किससे में है? देवनागरी। और इसे देवनागरी का भी विकास बाबू किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। कभी कभी एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। इतना जानते रहेगा बच्चा, भूलना नहीं आप लोग। ठीक है, फिर क्या है? अंग्रेजी भाषा किसमें है? रोमन लिपि में। उर्दू की किसमें होती है? उर्दू भाषा की फारसी लिपि में। और पंजाबी की आपकी गुरुमुखी लिपि में। अब यहाँ पर एक चीज आप जानते रहेगा कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक ही लिपि होती है। क्या होती है? प्रत्येक भाषा की अपनी एक ही मानक लिपि होती है। ठीक है, मैं नोट कर दे रही हूँ यहाँ पर। प्रत्येक भाषा की एक ही मानक लिपि होती है। ओके बच्चा, इतना जानते रहेगा प्रत्येक भाषा की। अच्छा, कभी कभी एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या एक भाषा एक ही लिपि में लिखी जा सकती है? तो नहीं, लिखी तो बहुत सारी लिपियों में जा सकती है, लेकिन मानक की बात कर देता है तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक ही लिपि होती है। इतना जानते रहेगा बाबू। ठीक है, लेकिन
एक लिपि के अंतर्गत कई सारी भाषाएं आती हैं। दूसरी बात जानते रहिएगा कि एक लिपि के अंतर्गत क्या है, एक लिपि के अंतर्गत कई सारी भाषाएं आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? कई सारी भाषाएं आती हैं। अब जैसे आपकी देवनागरी लिपि है, कौन सी है? देवनागरी लिपि है, तो इसके अंदर कहीं देख लीजिए कई सारी भाषाएं आ जाती हैं ना। देवनागरी लिपि के अंतर्गत आपकी आ जाती है संस्कृत, क्या आ जाती है? संस्कृत। आपकी आ जाती है हिंदी, क्या आ जाती है बाबू? हिंदी। आपकी आ जाती है मराठी, आपकी आ जाती है नेपाली, नेपाली में भी इसी लिपि का यूज किया जाता है। आपकी आ जाती है गुजराती ना। इतना तो मैं ही बता दी। अब सोचिए देवनागरी लिपि में इतनी सारी लिखी जाती हैं आपके यहाँ, संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली और गुजराती। तो किसी लिपि में क्या बाबू जान रहे हैं कि हर एक लिपि के अंतर्गत कई सारी भाषाएं आ जाती हैं, पर एक भाषा में सिर्फ एक ही लिपि का यूज किया जाता है। तो हिंदी में कौन सी लिपि का यूज किया जाता है? देवनागरी लिपि का यूज किया जाता है। और देवनागरी का विकास किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ये है ब्राह्मी लिपि, ठीक है। किससे हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। जानते रहिएगा बच्चा। आगे चलिए देख लेते हैं। अगला हमारा आता है साहित्य किसे कहते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं है, आप ज़्यादा मत जानिएगा। ज्ञान राशि का संचित कोश ही क्या कहलाता है? साहित्य। ज्ञान राशि मतलब अगर कोई मतलब लेखक लिख रहा तो अपने विचारों को ही तो एकत्रित करता है, एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। साहित्य किसी देश की जाति वर्ग के जीवंत को रखने के अतीत रूपों को दर्शाने का एकमात्र साक्ष्य होता है। अगर ये बताइए, अगर साहित्य ना लिखा जाता ना, तो जो हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय में वो राजा ऐसे थे, वो महाराजा ऐसे थे, राम जी ऐसे थे ना, अगर वाल्मीकि जी आदि रामायण ना लिखते ना, तो राम जी के बारे में हमें पता चलता? उस समय के बारे में हमें कुछ पता चलता? नहीं चलता ना। अगर हमारे यहाँ कोई भी राइटर ना लिखता तो आपके यहाँ इतिहास में क्या हुआ था आपको पता चलता? नहीं चलता ना। तो इसी साहित्य का तो ये सबसे अच्छा यही होता है। साहित्य मनोरंजन भी करता है, समाज सुधारक भी होता है, चरित्र का भी निर्माण करता है, और सबसे बड़ी बात है अतीत। ये अलग की बात है ना कि आज के इंसान बहुत आपके यहाँ औद्योगिक ही हो गए हैं, तो चीज़ों को भैया जानते हैं कि अगर हम अपना डाटा बना के नहीं छोड़ेंगे तो आज के 100-2 साल बाद हमको कोई नहीं जानेगा। समझ में आई बात? तो अपने बारे में खुद ही सब लिख लिख के रख देते हैं। लेकिन आज के पहले बहुत साल पहले ऐसा कुछ था, तब आदमी इतना नहीं सोचता था और ना इतना ज़्यादा सोचा था कि ज़माना इतना बदल जाएगा। तब के वहाँ के कुछ रचनाकार थे, साहित्य लिखते थे, जिसके बारे में महाराजा उनके बारे में हम जानते थे, है ना। तो ये आप जानते जाइएगा। आगे देख लीजिएगा कि यह मानव की अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है, पाठक और श्रोताओं के हृदय में एक अलौकिक, ये ठीक है, ये इतना नहीं पूछता तो इसको नहीं ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ठीक है, ये याद रखिएगा। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है बाबू? तो आपकी होती है, किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी होती है स्वनिम या वर्ण। भाषा की 2 इकाइयां होती हैं, स्वनिम और रूपिम। क्या होती है? स्वनिम और रूपिम। तो जो ध्वनि होती है, सूक्ष्म ध्वनि होती है, उसी को क्या बोलते हैं बाबू आपके यहाँ? स्वनिम बोलते हैं। तो किसी भाषा के, अभी इसके बारे में मैं और भी आपको डिटेल दूंगी, बस एक नंबरी क्वेश्चन जैसा डायरेक्ट पूछ लेता तो जानते रहेगा। किसी भी भाषा की छोटी इकाई क्या होती है बाबू? स्वनिम या वर्ण। उच्चारित रूप से, उच्चारित या इसी को बोल दीजिए बाबू मौखिक रूप से। क्या है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। आगे देख लीजिए, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होती है आपकी? वर्ण होती है। अभी इसके बारे में बहुत अच्छे समझाऊंगी। लिखित एवं उच्चारित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है। भाषा की सार्थक पूछता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप शब्द दोगे बाबू, तब आप ना वर्ण दोगे। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। अब जैसे का है, खा है, आ है ना, इनके कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है? नहीं निकलता ना। लेकिन यहीं पर अगर ये मिल के बना दें आम, तो एक अर्थ निकल रहा है ना। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है आपके यहाँ?
शब्द होता है। अगला आता है महर्षि पाणिनि के अनुसार, तो पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य। ठीक है, महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपके? हाँ, वाक्य। और एक चीज जानते रहिएगा, भाषा क्या है? भाषा, यहां मैं नोट कर दे रही हूं, भाषा और भावार्थ के अनुसार, किसके? भावार्थ के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी हो जाती है बाबू वाक्य। क्या होता है? वाक्य। अब यहाँ से एक नंबर का कुछ भी पूछता है आप कर लेंगे ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। अब पता चलता है आप यहाँ से पढ़ के गए हो वर्ण, ध्वनि, लिपि, अक्षर, अब पता चला ऑप्शन में दिया ही नहीं। ठीक है, शब्द दे दिया, वाक्य दे दिया, स्वनिम दे दिया। तो आपके यहाँ क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। आपके यहाँ मैंने कहा भाषा की 2 इकाइयाँ होती है, स्वनिम और रूपी। मैं आगे पढ़ाऊंगी सब चीज़ों को, तो इतना जानते रहिएगा किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम। ठीक है, आगे चलिएगा, देख लीजिए। आगे देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं हम किसके बारे में? वर्ण के बारे में। क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण के बारे में जानिएगा। तो वर्ण की परिभाषा क्या है? यहाँ मैं कर दे रही हूँ। वर्ण की है मुख से निकलने वाली वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके अधिक टुकड़े ना हो सके, उन्हीं को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? वर्ण बोलते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्ण। या आप कह लीजिए आपके यहाँ ना क्षरति इति अक्षरा। क्या है? ना क्षरति इति अक्षरा। ना क्षरति इति अक्षरा, अर्थात जिसका खंडन ना किया जा सके। क्या है? जिसका खंडन ना किया जा सके उसी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? अक्षर बोलते हैं। इसको तो मैं अभी आपको बाद में पढ़ाती हूँ, पहले आपको कुछ और चीजें समझा देती हूँ, तो बैक होती हूँ। पहले आप देख लेते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आप जानते रहिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी स्वनिम, तो मैंने बता ही दिया, उसको भूल जाइएगा। अभी देख लीजिएगा ध्वनि। क्या है? ध्वनि, वर्ण, अक्षर या लिपि। अच्छा बाबू, इतना आप जानते रहेगा। ये जो मैं ऑब्लिक का सिंबल लगाई हूं, इसका मतलब है कि जब भी अगर पूछता है तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे? ध्वनि। ऑप्शन में ध्वनि नहीं है तो क्या ढूंढोगे? वर्ण। वर्ण नहीं है तो फिर क्या ढूंढोगे? अक्षर। अगर अक्षर नहीं है तब क्या ढूंढोगे? लिपि, क्योंकि यही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब कह दीजिए मैम ऐसे में क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आपके यहाँ आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है ऑप्शन ए ना ध्वनि, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी अक्षर और ऑप्शन डी आपका है लिपि। अब ऐसी कंडीशन में कह दीजिए कि अरे यार मैम ने तो चारों बताया था, अब हम कौन सा सही लगाएं ना? ध्वनि लगाएं, वर्ण लगाएं, अक्षर लगाएं, लिपि लगाएं, क्या लगाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप बच्चा जानते रहिएगा ऐसी कंडीशन में आप किसको लगाओगे? ध्वनि। क्योंकि जब आपकी पहली क्लास थी, आप जाके देखिएगा, अगर आप नहीं देखे होंगे तो गौर से देखिएगा, जो आपकी पहली क्लास थी तो आपके यहाँ सबसे पहले क्या थी? ध्वनि। क्या था? सॉरी, भाषा के कौशल बताए थे हम। क्या बताए थे? भाषा के कौशल। तो भाषा के कौशल कितने थे आपके? 4 थे। कितने थे? 4। तो जिसमें आपको क्रम से बताया था सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो सुनना आपको बताया था। तो ध्वनि बाबू आपके यहाँ जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो ऐसा है नहीं कि जो बोले जा रही हूँ इसके वर्ण जा जाके आपके कान में टकरा रहे हैं। एक ध्वनि ही तो जा रही है आपके कान में, ध्वनि जा रही है कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन में भाषा पहले आप ध्वनि के रूप में सुनते हो, जब उसको लिपिबद्ध करना रहता है तब हम वर्ण का सहारा लेते हैं ना। तो आपके यहाँ इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाएगी? सूक्ष्म इकाई क्या हो जाएगी आपकी? ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाती है बच्चा? ध्वनि हो जाती है। जब ध्वनि ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप वर्ण या अक्षर में लगाएंगे। अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं? इसी ध्वनि चिन्ह को अगर जब हम क्या करते हैं? लिपिबद्ध करते हैं, चिन्ह प्रदान करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? वर्ण। अब जैसे हमने कह दिया आ, तो आ को हमने लिख दिया। अब आ हम कान में जा रहा है तो ध्वनि, जब उसी आ को हम लिखते हैं तब हमने किस में कर दिया? आपके यहाँ वर्ण में। किस में कर देते हैं उसी को? वर्ण। तो इतना जानते रहिएगा भाषा का, ये मैं मिटा देती हूँ। चलिए
ना। आपको समझ में आया तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है बाबू कि अगर आपके यहाँ आता है कि हाँ एक मिनट, ये ध्वनि क्या होता है, वर्ण का मौखिक रूप होता है। क्या होता है, मौखिक रूप होता है। जबकि वर्ण क्या होता है, ध्वनि का लिखित रूप होता है। क्या होता है, लिखित रूप होता है। समझ में आ गया बात। तो जाहिर सी बात है पहले हम सुनते हैं इसलिए मौखिक वाले को चिन्ह कर देंगे। तो जब कह दीजिए मैम बात ये हुआ कि ध्वनि और वर्ण एक ही है, तो आपने ऑप्शन में अक्षर क्यों दे दिया ना, आपको अक्षर देना ही नहीं चाहिए था, अक्षर क्यों दे दिया। तो इसमें भी बाबू फर्क है, आपको पता था। आपके यहाँ वर्ण कहते हैं बाबू, आपके यहाँ देखिए वर्ण अक्षर में इतना फर्क होता है कि जब आप बिना किसी बाधा के आप स्वर सहित या एक साथ कई शब्द वर्णों को जीवा के एक ही झटके से बोल ले जाए बिना रुकावट के, तो उसे क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं ना। तो सारे वर्ण आपके अक्षर तो हो सकते हो, पर समस्त अक्षर आपके वर्ण नहीं कहलाते हैं। या सीधी सीधी भाषा में हम आपको कह दें कि अगर हम ये बोलते हैं हलंत वाले चिन्हों को का, खा, गा, घा, तो इन्हें वर्ण का नाम तो दे सकते हैं। किसका नाम दे सकते हैं, वर्ण का नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर हम यही यूज कर देते हैं का, खा, गा, घा ना, अब इसको वर्ण नहीं बोल के क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षर। इन ध्वनियों को हम क्या है, जो हलंत वाले ध्वनियां हैं इनको हम अक्षर बोल सकते हैं, इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, अक्षर बोल सकते हैं। लेकिन जो बिना हलंत वाली ध्वनियां हैं जिसमें हमने स्वर को समाहित कर दिया है, ऐसी ध्वनियों को हम कभी वर्ण नहीं बोल सकते हैं। क्या है, वर्ण नहीं बोल सकते हैं। ये होता है अक्षर और वर्ण में। तो वर्णों की संख्या सीमित होती है जबकि अक्षरों की संख्या सीमित नहीं होती है, बहुत सारे हो जाते हैं। समझ में आ गया बच्चा। तो आपके यहाँ समस्त स्वर ना शुद्ध रूप से लिखे हुए हलंत वर्णों वाले व्यंजन सब वर्ण कहलाते हैं। लेकिन अगर हमने ऐसे कर दिया का, खा, गा ना, तो एक जीवा के एक झटके में जितने सारे आपके वर्ण निकल जाए वो अक्षर कहलाते हैं। समझ में आ गया फर्क। तो ये होते हैं वर्ण और अक्षर में फर्क। आई होप आपको समझ में आ गया। अब बात यहाँ पर आती है लिपि की। क्या है बाबू, लिपि की। मिटा देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं लिपि। अब आप कह दीजिए भाषा की छोटी इकाई में लिपि का क्या काम है। तो भैया लिपि का मतलब अभी आपको पीछे बता के गई थी। लिपि का मतलब क्या था बच्चा, चिन्ह। लिपि का मतलब होता है चिन्ह। कि जो आपके कान में मैंने कहा आ, मैंने कहा आ, तो जब उसे वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है, लिपि का ही तो सहारा लोगे कि नहीं। भाषा को जिस रूप में लिखा जाए, भाषा को जो चिन्ह प्रदान किया जाए या वर्णों को, ध्वनियों को जो चिन्ह प्रदान किया जाए, उसी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, लिपि। अब जैसे मैंने कह दिया लिखिए आ, तो आ लिखने के लिए आपने ये वाला चिन्ह लिया कि नहीं, तो इसी चिन्ह को क्या बोलते हैं बाबू आपके यहाँ, लिपि। क्या बोलते हैं, लिपि। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या ढूंढोगे आप, ध्वनि। ध्वनि नहीं है तो वर्ण, वर्ण नहीं है तो अक्षर, अक्षर नहीं है तो आप क्या ढूंढोगे ना। या इसी को आप और भी करना चाहे तो स्वनिम। क्या है, स्वनिम ना। आप ध्वनि ढूंढते हो, ध्वनि नहीं है तो स्वनिम देख लेते हैं, स्वनिम नहीं है तो वर्ण देखते हैं, वर्ण नहीं है तो अक्षर, अक्षर नहीं तो लिपि। ये भाषा की छोटी इकाई होती है। लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ लेता है कि भाषा की सार्थक छोटी इकाई, तो आप क्या जवाब दोगे, सार्थक। जिसका कोई अर्थ हो तो शब्द हो जाता है। महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य हो जाती है। भाषा या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तब वाक्य बताइएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने ऐड कर दिया है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं वर्ण के आपके यहाँ भेद। क्या है, वर्ण के भेद। इतना जान जाइए। तो वर्ण के भेद अगर देख लेंगे, क्या है वर्ण के भेद, तो वर्ण बाबू आपके यहाँ दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्वर। क्या होता है, स्वर। और एक होता है व्यंजन। क्या होता है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। तो स्वर का मतलब होता है, बताइए, ये हमेशा स्वतंत्र होता है, जो स्वतंत्र रहे। और इसका होता है जो स्वतंत्र ना रहे, स्वतंत्र नहीं। ठीक है, स्वतंत्र मतलब स्वर की परिभाषा ही है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो स्वयं राज करता है।
ना, जिसपे किसी का वश नहीं होता है वही क्या कहलाता है आपका यहाँ स्वर, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ठीक है, तो स्वर जो स्वतंत्र होता है, मतलब अब ये समझ लीजिए कि एक आपका मोहल्ला है या गांव है, उसमें दो परिवार है, एक किसका परिवार है, स्वर का परिवार है, एक किसका है, व्यंजन का परिवार है। अब स्वर अपने आप को इतना सक्षम कर लिया है, या कह दीजिए एटीट्यूड ना, कुछ लोग होते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन यहाँ किसी का हेल्प नहीं लेंगे, होता है कि नहीं होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों का होता है, हम जो कर रहे हैं वही परफेक्ट है, हम किसी और की बात सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में स्वर का भी समझ लीजिए वही एटीट्यूड है कि जो है हम ही है, हमें किसी का हेल्प नहीं लेना है। जबकि एक घर किसका है, व्यंजन का, एक घर बाबू किसका है, व्यंजन का है। तो व्यंजन किसे कहते हैं बाबू, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित हो। अब इनको क्या होता है, स्वर की सहायता लेनी पड़ जाती है, लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि क्या स्वर की सहायता नहीं लेंगे तो व्यंजन व्यंजन नहीं कहलाते हैं? जवाब दीजिएगा, कभी आपके दिमाग में आया? आप बचपन से अगर आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है तो आप यही बोलते हैं ना, स्वर की परिभाषा पूछा तो आप बोल देते हो जो स्वयं उच्चारित हो उसे स्वर कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा बोलिए, जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अगर हम वहीं पर बोल देंगे नहीं हम उच्चारित करेंगे नहीं, हम बोलेंगे ही नहीं, तो क्या व्यंजन का वजूद नहीं रह जाएगा? जवाब दीजिए मुझे। अगर हम, आप परिभाषा तो यही देते हैं ना कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्या है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, व्यंजन बोलते हैं। तो अगर हम बोले ही ना तो क्या व्यंजन व्यंजन नहीं रह जाएगा? तब पर भी रहेगा। परिभाषा इसकी असली ये होती है, हलंत वर्णों को, क्या है, हलंत वर्णों को व्यंजन कहते हैं। आप समझ में आ गई बात? हलंत वर्णों को व्यंजन कहते हैं। हलंत वर्ण मतलब जैसे ये का, खा ना, हलंत का सिंबल क्या होता है बाबू, ये होता है, मैं लिख दे रही हूँ, हलंत का मतलब ये होता है। हलंत का मतलब क्या होता है, ये। तो हलंत वर्णों को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, व्यंजन बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो अब हलंत वर्णों को, ये जैसे का है, ये है, अब इसको व्यंजन नहीं बोलेंगे हम, अगर हम ना बोलें तो व्यंजन नहीं कहलाएगा, कहलाता है। तो शुद्ध परिभाषा इसकी क्या होती है, हलंत वर्णों को ही क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। लेकिन जब इनको बोलने की जरूरत पड़ती है, क्या होती है, बोलने की जरूरत पड़ती है। अब आप का बोल के दिखाइए, आप नहीं बोलिए का, क्या बोलेंगे, का। देखो बात में आ की साउंड हो रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम कहीं ना कहीं स्वर की भी सहायता लेनी पड़ जाती है। क्या करनी पड़ जाती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ जाती है। ये का है, लेकिन का अपना वजूद छोड़ के आ का साउंड हो रहा है कि नहीं, का आ ना। तो ऐसी कंडीशन में अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए अभी आप ही जा रहे हो, कोई भारी चीज है तो सामने वाले से ये कहते हो कि भैया थोड़ा सा मैं उठवा दीजिए, तो ऐसे कर देते हो कि सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हो, अपना हाथ ऐसे खड़े टाइट होकर बंद के खड़े हो जाते हो कि भैया तुम्हारा मन हो तो रख दो। कोशिश करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ही कोशिश उठाने की कोशिश करें, वो थोड़ा सा बस सहारा दे दें। तो आप क्या करते हैं, व्यंजन का स्वर का सहायता ली जाती है। क्या लिया जाता है, स्वर की सहायता ली जाती है, पर कितना लिया जाता है, 50%। कितना लिया जाता है, सिर्फ 50% बच्चा लिया जाता है। अगर हम पूरी सहायता लेते तो का की जगह आ का साउंड न कर देते, बोलते का आ, 50% साउंड करते। इसीलिए व्यंजनों को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, अर्धवर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धवर्ण। आपके यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित में से अर्धवर्ण है, अर्धवर्ण कौन से कहलाते हैं आपके, व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, अर्धवर्ण कहलाते हैं। दूसरी बात, इन व्यंजन को बाबू आपके यहाँ क्या बोलते हैं, हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे संस्कृत में महेश्वर सूत्र लिखे गए हैं, तो हा से लेके ला तक में समस्त व्यंजन वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसीलिए हल प्रत्याहार के अंतर्गत समस्त व्यंजनों का उल्लेख किया गया, इसलिए व्यंजन का एक नाम क्या है, हल भी है। ऐसे अच, ये अच बोला जाता है ना, तो आ से लेके चा तक में समस्त स्वरों का उल्लेख किया गया है, इसलिए स्वर का एक नाम क्या है,
आपके यहाँ अच भी कहते हैं। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वयं उच्चारित होते हों, जो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। व्यंजन, हलंत वर्णों को व्यंजन कहते हैं, लेकिन इनका ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की लेनी पड़ती है। कितनी सहायता लेनी पड़ती है स्वर की? 50% लेनी पड़ती है। इसीलिए व्यंजन को अर्धवर्ण भी कहते हैं, सॉरी अर्धमात्रिक वर्ण। क्या बोलते हैं? अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। अर्धवर्ण तो आपके ही यारा अलावा भी कह ना, इसे क्या बोलते हैं? अर्धमात्रिक। क्योंकि हमने स्वर का 50% यूज किया, आधी मात्राओं का यूज किया है, तो इसलिए व्यंजन का एक नाम क्या है? अर्धमात्रिक। अर्धवर्ण आपके यहाँ भी बताऊंगे। अर्धवर्ण आपके या, वा, रा, ला ना, ये, और स्पेशली या और वा होता है, तो अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अर्धमात्रिक वर्ण। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब यहाँ पर मात्रा की बात चल रही है नहीं, कि आपके यहाँ अर्धमात्रिक वर्ण मैंने बताया कि अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं ना। मात्रा मैंने स्वर का 50% यूज किया, तो 50% मतलब आधी मात्रा का यूज किया। तो अब बात यहाँ पर आती है कि मात्रा किसे कहते हैं। बात तो ये आ जाती है ना कि मात्रा किसे कहते हैं, तभी तो हम कहेंगे अर्धमात्रिक वर्ण, एक मात्रिक वर्ण, द्विमात्रिक वर्ण। तो बात आती है कि मात्रा किसे कहते हैं। क्या है? मात्रा किसे कहते हैं पता है? तो मात्रा बाबू कहते हैं उच्चारण काल को ही क्या बोलते हैं? मात्रा। क्या बोलते हैं? उच्चारण काल को, उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल मतलब मात्रा कहते हैं। उच्चारण काल मतलब बाबू बोलने के समय को। क्या है? बोलने के समय को ना, बोलने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। अब कह दीजिए मैम ये तो हम समझ गए कि बोलने के समय को मात्रा कहते हैं, तो फिर आपने कैसे कह दिया अर्धमात्रिक, आधा मात्रा? तो बात यहाँ पर ये भी आ गई कि एक मात्रा बराबर कितना होता है? क्या है? एक मिनट रुक जाइएगा। एक मात्रा बराबर, तो एक मात्रा बराबर होता है एक बार पलक झपकने का समय। एक मात्रा बराबर क्या होता है? एक बार पलक झपकने का समय। एक बार पलक झपकने के समय को क्या बोलते हैं? एक मात्रा काल। अब ये मत करिएगा आप लोग कि ऐसे आंख एकदम बड़ा सा खोल लीजिए और कह दीजिए आ ई ई उ ए आई ओ आ अंगा का खा गा घा अंगा सब बोल दीजिए। कह दीजिए मैम मेरी पलक ही नहीं झपकी तो कह दीजिए मैम आप तो बात यहाँ पर आधे की बात करी, मैंने तो पलक ही नहीं झमकाया। तो बच्चा आप जानते रहिएगा, एक बार पलक झपकने के मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो एक बार ऐसे पलक झपक जाती है, इतने में जितना आप वर्ण बोले जाते हैं उसी को बोलते हैं एक मात्रा। ठीक है? अगर किसी वर्ण को बोलते हो, जैसे आप स्वर को पढ़ाऊंगी तो द्विमात्रिक स्वर भी पढ़ते हो, तो पलक उतनी देर में 2 बार झपक जाती है। ठीक है? तो आपके यहाँ बाबू जाने एक मात्रा काल बराबर क्या है? एक मात्रा काल बराबर होता है एक बार पलक झपकने का समय। ठीक है? तो व्यंजन में जब आप का सहारा लेते हो तो पूरे एक मात्रा का समय ना लेके क्या लेते हो? सिर्फ आधी मात्रा का सहारा लेते हो। इसीलिए व्यंजन वर्णों को अर्धमात्रिक वर्ण भी कहते हैं, और ये बहुत पूछता है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब चलिए आगे देख लेते हैं जहां पर हम छोड़ के आए थे अपनी सारी चीजें। ठीक है? तो यहाँ पर हम आपके यहाँ बता दिए थे कि आपके यहाँ वर्ण की परिभाषा। तो अब वर्ण की किसे कहते हैं? अब बात समझ में आ गई कि हमें वर्ण किसे कहते हैं। तुम्हारे बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई जो खंडित ना हो सके, जो टूट ना सके, उसी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ? वर्ण बोलते हैं। और वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है बाबू? आपके यहाँ ध्वनि होता है। वर्ण का मौखिक रूप क्या होता है? ध्वनि होता है। तो आपको समझा दी थी कि ध्वनि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, स्वनिम किसे कहते हैं ना। तो मुख से निकलने वाली जो छोटी से छोटी आपके होते हैं जिसके टुकड़े ना सके, क्योंकि आपको बताया था ना छराती थी अक्षरा, और अक्षर को ही क्या बोलते हैं आपके यहाँ? वर्ण। जैसे आ का खा ना। अब पता चला कि आपने कह दिया का, और कह दीजिए मैम ये देखिए मैंने तोड़ दिया का प्लस आ। तो अभी मैं आपको समझा के गई थी ना, वर्ण कभी खंडित नहीं होता, जबकि अक्षर एक बार क्या होता है? एक झटके में जितने सारे निकल जाते हैं उन्हें अक्षर कह देते हैं। तो आपके यहाँ ये जब ऐसे रहता है तो इसे अक्षर बोल सकते हो ना,
लेकिन इसे कभी भी वर्ण नहीं बोल सकते हो। अगर आप ऐसे लिखते हो, अब इसे आप वर्ण भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, वर्ण भी बोल सकते हो और अक्षर बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, लेकिन ये हमेशा आपका अक्षर ही कहलाएगा, कभी भी वर्ण नहीं कहलाता है ना। अब बात यहाँ पर आती है, हिंदी वर्णमाला में आपके कुल कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में बाबू आप जानते रहेगा कुल 44 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं, कुल 44 वर्ण होते हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। हिंदी वर्णमाला की बात कर रही हूँ, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं, 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन, ठीक है। तो आपके यहाँ 11 स्वर, आपके यहाँ आ से लेके औ तक का। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी सारे स्वरों को, तो अच्छे जानते रहेगा। लेकिन देवनागरी लिपि के अनुसार क्या है, देवनागरी लिपि के अनुसार कुल वर्णों की संख्या क्या है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कौन कौन सी, 11 स्वर ना, आ से लेके औ तक, आ ना, आ ई उ ऊ, क्यों, यही होगा, देखिएगा, ठीक है। तो आपके यहाँ स्वर आ से लेके औ तक के समस्त स्वर आपके क्या कहलाते हैं बाबू, आपके यहाँ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। और आपके अयोग व अंग और आ ना, हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में आपने 4 पढ़े होंगे। अंग और आ आपके मूल कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन, और संयुक्ताक्षर 4। संयुक्ताक्षर मतलब आपके यहाँ, अभी सारी चीज़ें मैं व्यंजन में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। जैसे आपके हुआ त्रा ना, छत्रंग, ज्ञा, श्रा ना, तो 4 संयुक्ताक्षर और 2 आपके उच्छिष्ट व्यंजन। तो कभी भी अगर पूछता है हिंदी में मूल वर्णों की संख्या क्या है, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या, तो कितना बताओगे आप, 44। मूल कुल वर्णों की संख्या 44, लेकिन देवनागरी लिपि में आपके कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। ये दोनों में फर्क जानते रहिएगा, ठीक है। हिंदी में कभी भी 52 वर्ण नहीं होते हैं, वो हिंदी की लिपि क्या होती है, देवनागरी होती है, इसलिए हम लोग क्या जवाब दे देते हैं, 52। लेकिन अगर कुल वर्णों की संख्या पूछता है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर आपका लेबल हुआ है तो हमेशा जवाब क्या देते हैं, 52। लेकिन पूछेगा हिंदी में मूल रूप से कुल वर्णों की संख्या, तब आप कितना दोगे, 44। तो शायद अब 44 और 52 में आप फर्क समझ गए हैं। स्वर कितने होते हैं आपके यहाँ, 11। अच्छा, ये अभी स्वर मैं यहाँ पर ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाना चाह सकती, क्योंकि अगला टॉपिक आपका स्वर ही है। लेकिन आपके यहाँ स्वर मात्रा के अनुसार क्या होते हैं, मात्रा के अनुसार स्वर आपके बाबू कितने होते हैं, सिर्फ 10 ही होते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आ का, बाकी मैं वहीं पर पढ़ाऊंगी ये सारी चीज़ें, आ ई ना, ई, तो आ को कोई मात्रा नहीं दिया गया है। तो मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या, तो जब इस स्वर टॉपिक पढ़ाऊंगी तब इसके भेद सारी चीज़ें अलग अलग करके बताऊंगी। तो मात्रा के अनुसार सिर्फ स्वरों की संख्या आपकी ये होती है। लेकिन कभी कभी आपके यहाँ स्वर इन दोनों को मिला के पूछ लेता, तो सबसे पहले हिंदी में हम क्या देखते हैं, 11 देखते हैं। जब 11 नहीं पाते हैं तब हम 13 लगाते हैं। लेकिन ये आपको पूरा क्रम बताइए कि देवनागरी लिपि में कुछ 52 कितने हुए, देखिए 11, 2 आपके यहाँ ये 33, 4 और ये, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं आपके यहाँ हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ पर नहीं लिखूंगी, आपको वहीं पर समझाऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये है आपके यहाँ देवनागरी लिपि। आगे देख लेते हैं, अगला आता है कि अच्छा, हिंदी में आपके यहाँ अंग्रेजी भाषा से क्या लिया गया है, ये आ, क्या लिया गया है, आ ऐसे लिया गया था, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है, आ को लिया गया है। और आपके यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग आपके हिंदी में ही होता है, कभी भी क्या है, चंद्र बिंदु का प्रयोग आपके हिंदी में होता है। ये आ का मतलब होता है अर्धचंद्र। क्या मतलब होता है इसका, ये जो आपका बिंदु लगता है, मैं बताते हूँ, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र। तो जिस सवर्ण शब्द के ऊपर इस अर्धचंद्र का यूज होता है वो हमेशा अंग्रेजी भाषा के वर्ण कहलाते हैं ना। जैसे डॉक्टर, देखो वहाँ पर चंद्र बिंदु का यूज नहीं होता, अर्धचंद्र का यूज होता है, ठीक है। और जो आपके यहाँ चंद्र बिंदु का यूज होता है, जैसे चांद ना,
तो ऐसी कंडीशन में शुद्ध आपके क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं। समझ में आ गया बच्चा? तो इतना जानते रहिएगा। अब आगे आते हैं कि अच्छा अरबी फारसी, अच्छा कुछ लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं कि हिंदी में इनको भी काउंट करा देते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कर देते हैं कि कह देंगे कि अच्छा का, खा, जा, फा ना, ये भी फारसी से आई है, तो 52 और 52 5 कितना हो गया आपके यहाँ 57। तो हिंदी में कुल आपके यहाँ 57, मतलब आपके यहाँ 57 वर्ण हो गए। तो 57 कभी भी मत करिएगा। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या अगर मूल रूप से पूछता है, हिंदी में मूल रूप से कुल वर्णों की संख्या, तो सिर्फ आप कितना बताओगे 44। और देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या 52। और अगर स्पेशली ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, सिर्फ 52 बताना, कभी भी 57 ऑप्शन देख के मत चले जाना करना ना। ये सारी ध्वनियाँ आई हैं। अब ये आ भी आया है, ठीक है, तो क्या इसको भी काउंट करेंगे? क्या नहीं करते हैं, ठीक है। ये अरबी फारसी में 5 आपकी ध्वनियाँ आई हैं, का, खा, जा, गा, जा, फा। अच्छा ये जो नीचे बिंदी लगी है ना, इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? नुक्ता बोलते हैं। कभी कभी इसी को पूछ लेता है कि इनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ, तो इनको क्या बोलते हैं बाबू आपके यहाँ? नुक्ता बोलते हैं, ठीक है। अच्छा वर्तमान में अब आपके यहाँ सिर्फ 3 ही रह गए, 2 ही रह गई हैं। इन तीनों को नष्ट कर दिया गया, इनका यूज नहीं, सिर्फ आपके यहाँ सिर्फ 2 ही ध्वनियों का यूज होता है, जा और फा। कभी कभी यही पूछ लेता है कि आपके यहाँ अरबी फारसी में जो 5 आई थी ना, इनमें वर्तमान समय में प्रयोग होता है, तो वर्तमान समय में सिर्फ जा और फा का यूज होता है, का, खा, गा को खत्म कर दिया गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप बताइएगा कैसे लगा। अब इसके बाद शायद स्वर आपको हम अच्छे से पढ़ा सकें ना, ठीक है, क्योंकि इस क्लास को ख़त्म करने में पता, अच्छा एक चीज़ और है, अभी नहीं ख़त्म करेंगे, एक चीज़ आपको और पढ़ा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक आपके यहाँ सब चीज़ें आता है, आनुपूर्वी। क्या आता है? आनुपूर्वी। चलिए इसको भी यहीं बता देती हूँ। आनुपूर्वी जानते रहिएगा, या पदों का अंतक्रम। क्या है? पदों का अंतक्रम। तो पदों का आप जानते हो आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम किसे कहते हैं ना? पदों का आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम किसे जानते हो? इसमें होता है किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से लिखे होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? आनुपूर्वी या पदों का अंतक्रम। किसी भी शब्द में क्या है बच्चा? किसी भी शब्द में वर्ण जिस क्रम से लिखे जाते हैं, क्रम से लिखे जाते हैं, उन्हीं को पदों का अंतक्रम या आनुपूर्वी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपको वो बाबू राम, क्या है? राम। तो ऐसे में आप लिखते हो रा धन आ धन मा धन आ ना, इसी को आपके यहाँ बोलते हैं पदों का अंतक्रम या पदों का आनुपूर्वी। कभी कभी आपके यहाँ ऐसा शब्द दे देते हैं कि राम का आनुपूर्वी होगा। अब हमको आनुपूर्वी की मीनिंग ही नहीं पता, तुम जानेंगे कैसे राम का आनुपूर्वी क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपके यहाँ पदों का आनुपूर्वी अंतक्रम किसे कहते हैं? वर्ण आपके जिस क्रम से लिखे जाते हैं। अब राम में आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो, रा प्लस मा प्लस आ, तब आपका गलत हो जाएगा ना। तो राम का अंतक्रम क्या होगा? ये होगा, क्योंकि अपना वर्ण अपने आगे ही वाले को फॉलो करते हुए पीछे से गढ़ता हुआ चला जाता है। इसी को आपके यहाँ क्या बोलते हैं? पदों का अंतक्रम। अब एक शब्द आपके यहाँ आता है अनुतान। क्या आता है? अनुतान। इसको पढ़ा देती हूँ, फिर आपको स्वर पढ़ाऊंगी, विधिवत पढ़ाऊंगी, इतना आप यकीन रखिएगा, ठीक है। अब अगला आता है अनुतान। शायद आप लोग सुने भी नहीं होंगे इसको, या जिसको भी पता होगा बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप जानते रहिएगा। अगला है आपके यहाँ अनुतान। अनुतान मतलब जानते हो आप? कोई मुझे बता सकता है अनुतान किसे कहते हैं? नहीं, देखिए अनुतान कहते हैं उच्चारण के आरोह अवरोह, उच्चारण के आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं।
अच्छा, इसके बाद जितने सारे, इसका भी PDF टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। इसके बाद जितने सारे स्वर वगैरह मैं पढ़ाऊंगी सबको बाकायदे लिख के पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पर आपके PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अभी क्या करना होगा, आपको थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि इसे हमें अगले ट्यूसडे को ख़त्म कर देना था, पर पता नहीं क्या पनौती थी मेरी आपकी कि मतलब क्लास ही खत्म होने का नाम नहीं लेता। उस दिन भी सडनली पावर कट हो गया, कल भी पता चला कि बीप दे रहा है, फिर भी हमारे आदमी सब लगे पड़े हैं कि नहीं मैम किसी तरह खत्म कर दीजिए, फिर भी पता चला ऐसे दिक्कत होती जा रही है ना। तो आप इतना जानते रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं आप, क्या, अनुतान। उच्चारण में आरोह अवरोह, उच्चारण मतलब आरोह मतलब कहाँ पर आपको उठाना है स्वर को ना, कहाँ पर आपको स्वर नीचे रखना है, इसी को बाबू आपके यहाँ क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। एक आप सुने होंगे स्वराघात और बलाघात ना। अनुतान किसका होता है, अनुतान भी के भी दो भेद हो जाते हैं, एक आपका होता है स्वराघात, क्या होता है, स्वराघात, और एक होता है बलाघात। ठीक है, एक आपका होता है स्वराघात और एक क्या होता है, बलाघात। तो स्वराघात बता सकते हैं किसका होता है, हाँ, स्वराघात किसे कहते हैं, स्वराघात कहते हैं शब्दों के उच्चारण में, क्या है, शब्दों के उच्चारण में जिस वर्ण पर, क्या है, जिस वर्ण पर अधिक बल दिया जाए, अधिक बल दिया जाए, उसी को क्या बोलते हैं आपके यहाँ, स्वराघात बोलते हैं। जैसे हमने कह दिया राम ना, तो राम पे ज्यादा जोर दिया ना, कहते हैं कर तब ना, तो जिस पे आपके यहाँ कहते हैं शब्दों के उच्चारण पे जिस वर्ण पर अधिक बल दे दिया जाता है उसी को बोलते हैं स्वराघात, कि उस पे स्वर का आघात किया गया है। बलाघात बाबू आपके यहाँ शब्दों के पे होता है, किस पे होता है, शब्दों पे होता है। तो आप बस इतना जानते रहिए, कभी कभी पूछ लेता स्वराघात, तो स्वराघात वर्णों पे होता है, आपके यहाँ बलाघात किस पे होता है, आपके यहाँ वो शब्दों पर होता है। अब बताइए इससे बाहर और कुछ पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछेगा ना। तो आप इतना जानते रहेंगे ये सारी चीज़ें। अब हम इसके बाद स्वर पढ़ेंगे, विधिवत स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे। जो चीज़ें पढ़ेंगे बाबू विधिवत पढ़ेंगे। जैसे हमारी चीज़ें कवर होंगी तो मैं 5-5 मिनट के 10-10 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बना दूंगी, जिसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि बस आप एक नज़र में देख लीजिए तो समझ में आ जाए, अच्छा इकाई कितने होते हैं, घात कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपके शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी। बट अभी आप डीप पढ़िएगा तो आप अनुतान समझ गए, अनुतान कुछ नया सीखेंगे। अनुतान, स्वराघात, बलाघात ना। आपके यहाँ भाषा की इकाई 2 होती है, स्वर्णिम और रूपिम होती है। सबसे छोटी आपकी क्या होती है, स्वर्णिम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चा। कैसे लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और आप लोगों को एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन ना। और हाँ, अपने बहनों को अगर आपके पास हो तो टाइम मतलब कंजूसी मत करना, दे देना। कहते हैं मैम इसीलिए आप बोले शायद आपका भी प्रॉफिट होने वाला है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं क्या करती हूँ ना, अपने हस्बैंड से लड़के ले लेती हूँ, अगर कम रहता तो कहती हूँ यार दे दो यार, दे दो दे दो दे दो। ठीक है, तो आप लोग भी बच्चे अच्छे से राखी एंजॉय करिएगा। इसके बाद हम मंडे या ट्यूसडे के बाद अपडेट कर देंगे कब से आपकी क्लास रेगुलर चलेगी, फिर आपका गैप नहीं होगा। ठीक, क्योंकि बीच में अभी आपका बिहार का पेपर हो गया तो काफ़ी बच्चों को रिक्वेस्ट आई कि मैम अभी रहने दीजिए पढ़ाने के लिए। फिर राखी की आ रही है, सारे बच्चे राखी मैम आपकी खुद जाने वाली हैं घर, काफ़ी दिन हम घर नहीं गए हुए हैं। तो मंडे से फिर आपके यहाँ रेगुलर क्लासेज स्टार्ट कर दी जाएगी। तब तक के लिए आप एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से एंजॉय करिए और राखी को अच्छे से मनाइएगा। ठीक है, सभ्यता के साथ। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।